हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के एनसीईआरटी बेस पर आधारित आपके पर्यावरण अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम आप सभी लोगों के साथ मिलकर के अपने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा चैनल है @लर्न विद अल्पना। तो फ्रेंड देखिए, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सबको हेल्प मिल सके। जैसे कि आप सभी लोगों का परसों ही एग्जाम है 20 अगस्त को, ठीक है। तो उसके लिए हमने तैयारी को है और भी अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। बहुत ही कम समय बचा है, तो आप जितना हो सके अपना प्रैक्टिस सेट करिए आप लोग, ठीक है, जिससे कि आप लोग अच्छे स्कोर अपना ला सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 6 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन अहमदाबाद से 11:30 बजे, ठीक है, यानी कि 11:30 पर, ठीक है, 11:30 बजे चली और 8 सितंबर 2022 को 3 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंची। यदि जो ट्रेन है, ठीक है, उसके द्वारा चली गई दूरी 2277 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो अहमदाबाद से है, ठीक है, वो तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 6 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ और यह ट्रेन अहमदाबाद से 11:30 बजे चली, ठीक है। तो 8 सितंबर देखिए, उसके बाद कि 8 सितंबर 2022 को 3 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंची। यदि ट्रेन द्वारा चली गई जो दूरी है, ठीक है, वो 2277 किलोमीटर है, जो तो उसके बाद ट्रेन की जो औसत चाल होगी वो क्या होगी। पहला ऑप्शन है यानी कि 60.5 यानी कि 60.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूसरा है 57.9 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा ऑप्शन है 59.5 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स 59 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 57.9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थी के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान, ठीक है, शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि आधारित है खाली स्थान बिंदुओं पर। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी ब्रेल लिपि होती है वो आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है सेकंड ऑप्शन में 6, तो ये आपके 6 बिंदु पर आधारित होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की बावड़ी का अर्थ है, ठीक है, बावड़ी का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है कुआं, दूसरा है सीढ़ीदार कुआं, तीसरा है तालाब और चौथा है आपका झरना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके बावड़ी होते हैं वो सीढ़ीदार कुआं होते हैं, ठीक है। ये आपके बावड़ी जो होती है फ्रेंड्स, वो देखिए राजस्थान में ज्यादातर पाई जाती है, ठीक है। वहां पर पानी जो है उसको स्टोर करके यानी कि इकट्ठा करके रखते हैं लोग, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत कम होती है, वर्षा, ठीक है, इसलिए वहां पर सीढ़ीदार कुआं बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बावड़ी का अर्थ फ्रेंड्स आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, सीढ़ीदार कुआं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए फ्रेंड्स, ये वाले जो क्वेश्चन है आपकी ऑनलाइन सेट में कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या पता कि आप लोगों के ऑफलाइन एग्जाम में भी ये पूछ दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वो जो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स बढ़ता है और वायुमंडल में नमी अधिक होती है, यानी कि जल वाष्प की जो मात्रा होती है, ठीक है, वो अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है और वायु में नमी कम होती है। तीसरा है घटता है और वायु में नमी कम होती है। और चौथा है कि घटता है और वायु में नमी अधिक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया वो तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु में नमी यानी कि जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की अध्यापिका, ठीक है, एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है, ठीक है। लहसुन के लिए वह दिखाती है, यानी कि जो एक अध्यापिका है वो सब्जियों यानी कि कई सब्जियां हैं, ठीक है, जो उसमें से खाने योग्य भाग होते हैं उसको दिखा रही है। तो जो लहसुन के लिए, ठीक है, वह दिखाती है, पहला ऑप्शन है बल्ब, जड़, बीज, राइजोम। तो देखिए फ्रेंड, जो लहसुन के लिए वो दिखाती है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसके वल्व जो होते हैं, ठीक है,
वो दिखा रही है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित, ठीक है, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया था। यानी कि फ्रेंड जो आपके 2015 में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो अंतर्राष्ट्रीय विकास उद्देशित सहस्राब्दी, ठीक है, विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरणीय विकास लक्ष्य, दूसरा है लिंग समानता, तीसरा है आपका धारणीय विकास लक्ष्य और चौथा है आपका सामाजिक विकास लक्ष्य। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, धारणीय विकास लक्ष्य, ठीक है। यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, धारणीय विकास लक्ष्य। चलिए फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है, ठीक है। यानी कि जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से किसके लिए जो पद है वो तेल प्रयुक्त होता है। पहला है पेट्रोल और कच्चा तेल, दूसरा ऑप्शन है डीजल और पेट्रोल, चौथा है आपका कच्चा तेल और डीजल और चौथा ऑप्शन है पेट्रोल डीजल और कच्चा तेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें वो आपका क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा पेट्रोल डीजल और कच्चा तेल, ठीक है। ये जो पद है वो तेल के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल और कच्चा तेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत का संघ शासित प्रदेश का युगल चुनिए। यानी कि जो आपके दोनों देखिए आपके जो प्रदेश दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है ये तो दोनों ही आपके केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है। दूसरा है लक्षद्वीप चंडीगढ़, ये तो दोनों ही हैं, यानी कि आपका सही ऑप्शन यही होगा। अगला देख लीजिए दिल्ली उत्तराखंड, दिल्ली तो है लेकिन उत्तराखंड नहीं है। लद्दाख मिजोरम, लद्दाख तो है लेकिन मिजोरम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ है, ठीक है। यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन है देखिए फ्रेंड्स इसमें भूमिगत जल तथा सतही जल का संरक्षण, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जल विभाजक प्रबंधन के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका। और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जो व्यक्तिगत स्तर पर जो जल विभाग प्रबंधक है इसको आप संभाल सकते हैं, ठीक है। और सी ऑप्शन है फ्रेंड्स की योजना बनाने के लिए निधि यानी कि कोष के आवंटन का निर्धारण, ठीक है, बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है कि जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है ए, सी और डी, ठीक है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो जल विभाजक प्रबंधक के संदर्भ में सही है वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फटाफट से हम लोगों को फ्रेंड्स ईवीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास नहीं है। जल्दी जल्दी जितने ही, देखिए 2 दिन का बस टाइम है आज और कल, तो जितना ही जल्दी हम लोग अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे उतनी हमारी तैयारी अच्छे से हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। पहला है आपका पीपल का वृक्ष, दूसरा है ऑप्शन नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष और चौथा ऑप्शन है आपका कदम्ब का वृक्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके राष्ट्रीय वृक्ष हैं भारत के, ठीक है, वो आपके कौन से हैं फ्रेंड्स, वो आपके बरगद के वृक्ष है, ठीक है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका थर्ड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि चांगपा है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, चांगपा क्या है। पहला ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति है, ठीक है। और दूसरा है कि पहाड़ों पर निवास करने वाली जनजाति है, तीसरा है पठार क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति है और चौथा है कि नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके चांगपा होते हैं, ठीक है, वो आपके पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति होती है, ठीक है। ये देखिए अपने जो भेड़ बकरियां जो भी होते हैं अपने साथ लेकर के रहते हैं, अपना टेंट लगाते हैं और उसी पहाड़ पर निवास करते हैं ये, ठीक है। तो ये जो चांगपा जनजाति है यहाँ पे अपने पहाड़ों पर निवास करती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किया गया है जो भारत की राजधानी की स्थिति है उसके सापेक्ष चंडीगढ़ की चंडीगढ़ यानी कि जो पंजाब की राजधानी है और देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है कि दिशाएं क्रमशः हैं, ठीक है। इसकी दिशाएं क्रमशः पूछा है।
तो देखिए फ्रेंड, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमने मैप लिया है आपके लिए। तो मैप में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि भारत कहाँ है, फिर उसके बाद पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ किधर है, उसके बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहले अपना वही देखेंगे। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा मैप आ गया। तो मैप में हम लोग देखेंगे सबसे पहले, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आपका जो है वो दिल्ली है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊपर जो है वो आपका पंजाब की राजधानी यहाँ पर चंडीगढ़ है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमसे क्या पूछा है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स देहरादून है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा है कि जो भारत की राजधानी उसके सापेक्ष में चंडीगढ़ की राजधानी, ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और देहरादून की राजधानी उत्तराखंड। ठीक है, देहरादून की राजधानी उत्तराखंड। तो देखिए फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो दिल्ली है आपका, और यहाँ पर आपका जो चंडीगढ़ है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका उत्तराखंड यानी कि देहरादून है। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग कहाँ पर जाएंगे, इधर देखिए उत्तर में जाएंगे और थोड़ा सा पश्चिम जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, चंडीगढ़, और फिर उत्तर में ही जा करके हम लोग थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे तो हमारा देहरादून यानी कि उत्तराखंड की राजधानी आ जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, यही ऑप्शन देखिए आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, देखिए दिया है ना उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही देखिए उत्तर में है यानी कि उत्तर दिशा में, ये आपका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है। ठीक है, यानी कि जो कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ के दुरुपयोग में योगदान देता है। पहला ऑप्शन है दुरुपयोग करने वाले का लिंग, दूसरा है वे जिस क्षेत्र में के रहने वाले हैं वहां तंबाकू उगाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है कि अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित प्रयोग या फिर उपयोग, और चौथा है कि क्षेत्र की जलवायु की स्थिति। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन होता है कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ के दुरुपयोग में अपना योगदान देता है। ठीक है, तो उसका देखिए फ्रेंड जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो आपका थर्ड होगा कि अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित उपयोग, यानी कि परिवार के अन्य सदस्य अगर आपके जो भी ऐसे पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कारक यही होता है कि अगर परिवार के लोग कर रहे हैं तो घर में जो भी रहेगा उसको आदत तो लगी जाएगी इस सब चीज़ों की। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है फ्रेंड्स वो अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थों का नियमित उपयोग करने पर होता है। ठीक है, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स जो होगा आपका वो थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सामाजिक विज्ञान में प्रवसन, ठीक है, एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। उत्प्रवासन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है, यानी कि जो आपका फ्रेंड सामाजिक विज्ञान है उसमें प्रवसन एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। ठीक है, तो जो उत्प्रवासन वासन है वो मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। पहला ऑप्शन है एक देश से दूसरे देश में स्थान बदलना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स उत्प्रवासन का। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में स्थान बदलना, ये भी आपका फ्रेंड्स नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि एक देश से बाहर स्थान बदलना, और चौथा है कि एक देश में अंदर स्थान बदलना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड होगा कि एक देश से बाहर स्थान बदलना। ठीक है, यही आपके उत्प्रवासन मूलतः का, ठीक है, निम्नलिखित में से इसे ही वो निर्दिष्ट करता है इन चारों में से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फ्रेंड्स सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वह स्थान जहां चांगपा अपनी भेड़ एवं बकरियां रखते हैं कहलाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड वह स्थान जो होता है जहां पर जो चांगपा होते हैं अपने भेड़ बकरियां को रखते हैं वो आपके रेबो कहलाते हैं, कि लेखा कहलाते हैं, शेड कहलाते हैं, पेन कहलाते हैं। तो ये आपके फ्रेंड्स जो सबसे करेक्ट हो जाएगा वो आपके लेखा कहलाते हैं। ठीक है, जो रेबो होता है वो उनके टेंट को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं। ठीक है, यानी कि जो इसमें से कौन सा ऐसा पर्यावरण का पद है, ठीक है, जो अध्ययन
कौन सा ऐसा पद है जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करता है? ठीक है, पहला है विषय वस्तु संचारक, ये तो ऐसा होगा नहीं फ्रेंड्स। और दूसरा है आपका अधिगम सहजकर्ता, ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। और तीसरा ऑप्शन है कि सह अधिगम करता, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चौथा है आपका व्यवहार रूपांतर करता, तो ऐसा तो आपका होगा नहीं। पांचवा है आपका विषय वस्तु संचारक, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए दो दो ऑप्शन ही दिए गए हैं। तो आपका सबसे जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनता है फ्रेंड्स, बी और सी बनता है। ठीक है, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईबीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम में बज समूह का दायित्व है, यानी कि जो ईवीएस शिक्षण अधिगम प्रक्रम है, ठीक है, उसमें बज समूह का क्या दायित्व होता है? पहला है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव पर नियंत्रण रखना, और दूसरा है कि ईवीएस संपादन के लक्ष्यों का आकलन करना, तीसरा ऑप्शन है छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना, और चौथा है कि विषयों में अरुचि कम करना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बज समूह का दायित्व होता है वो क्या होता है कि छोटे समूह को कार्य पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना। ठीक है, बज समूह का यही दायित्व होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक ठीक है जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़े। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा। आगे देखिए क्या है, यह एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधे को तोड़ने लगे तो प्रजाति नष्ट हो सकती है। ठीक है, तो आगे क्या है कि अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है? यानी कि फ्रेंड्स आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जंगल भ्रमण के दौरान जो सीमा है, ठीक है, उसने एक चमकीला रंगीन फूल का पौधा देखा, तो उसने अध्यापक से अपने अनुरोध किया कि हम इसे उखाड़ कर अपने बगीचे में लगाएंगे। ठीक है, तो जो उसके अध्यापक थे फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि हर सुंदर फूल पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यह एक दुर्लभ पौधा है। ठीक है, अगर सभी विद्यार्थी जंगल से फ्रेंड्स देखिए अगर पौधे को तोड़ने लगे तो उसकी तो प्रजाति ही नष्ट हो सकती है। ठीक है, तो जो अध्यापक है वह पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है हमारा कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास होगा इसमें। और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरण समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास, बिल्कुल सही। और तीसरा ऑप्शन है कि मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जरूरतों का विकास, बिल्कुल सही। और डी ऑप्शन है कि पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बोध का विकास। ऐसा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके जो ए बी सी हैं यही तीनों सही होंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक मिनट यहाँ पर देखिए। ओके फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है ए बी सी, यही तीनों फ्रेंड्स सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के ठीक है किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? यानी कि कोई भी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या है तो ठीक है उसके अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? पहला है आपका साक्षात्कार विधि, जो कि इसमें बिल्कुल नहीं होगा पर्यावरणीय समस्या के लिए। ठीक है, अवलोकन विधि भी नहीं होगा, समस्या समाधान विधि आपका हो सकता है। तो चौथा है आपका प्रश्नोत्तरी विधि। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट होगा वो आपके पर्यावरणीय अध्ययन के लिए समस्या समाधान विधि ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? यानी कि देखिए फ्रेंड जो रेवती है यानी कि वो टीचर है। ठीक है, तो बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती हैं। ठीक है, तो इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? पहला है सामुदायिक संसाधन, दूसरा संस्थागत संसाधन, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन और चौथा है फ्रेंड्स आपका प्रौद्योगिकीय संसाधन।
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेवती हैं उनको बीज लगाने के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो शिक्षित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो सामुदायिक संसाधन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से, ठीक है, जो ईवीएस की कक्षा है उसमें छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से, पहला ऑप्शन है छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझ सकते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा तो समझ सकते हैं वो क्वेश्चन करने से। दूसरा है छात्र कार्यों में लगे रहते हैं और उनके अनुशासन में सुधार होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। दूसरा है छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है, और तीसरा है कि छात्रों के बीच भेद करने में मदद मिलती है, ऐसा गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न पूछने से जो सबसे उपयुक्त आपका उत्तर है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स सीटेट में सबसे उपयुक्त उत्तरों का ही चयन किया जाता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो छात्र होते हैं वो प्रत्ययों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वामी नदी के पास रहता है, ठीक है, जो स्वामी है वो नदी के पास रहता है, भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। स्वामी के पिता पानी का केन खरीदते हैं। स्वामी अपने पिता से पूछता है कि जब हमारी पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी केन को खरीदना यानी कि क्यों खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो स्वामी के पिता को क्या करना चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स जो आपका स्वामी है, ठीक है, वो नदी के पास रहता है, भारी वर्षा की वजह से जो पानी होती है उसकी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो पेयजल यानी कि पीने वाले जल की जो आपूर्ति होती है वो बाधित हो जाती है, ठीक है। तो जो स्वामी के पिता है फ्रेंड्स वो पानी केन खरीदते हैं, तो जो स्वामी है वो अपने पिता से पूछता है कि जब हमारे पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी केन यानी कि जो हमें पानी का केन है उसको क्यों खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो स्वामी के पिता है उनको क्या करना चाहिए, तो चलिए आइए देखते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूषित हो जाता है और ऐसा पानी पीना सुरक्षित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि स्वामी से कहना चाहिए कि नदी के पानी में जीवाणु, विषाणु व अन्य परजीवी हो सकते हैं और बीमारी हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है कि स्वामी से कहना चाहिए कि पानी के केन में रखे पानी को उपचारित करके स्वच्छ बनाया गया है और वह पानी पीने के लिए सुरक्षित है। और चौथा ऑप्शन है कि स्वामी से कहना चाहिए कि वे नदी के पानी और पानी के केन में रखे पानी को गिलास में रखकर अवलोकन करके अंतर लिखे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि वो अवलोकन करके अंतर करे, यानी कि जो स्वामी है वो खुद देखे, ठीक है, यानी कि वहां पर क्या दिया है, अन्वेषण करे, वो खुद ही उसमें जो अंतर है उसको देखे और लिखे कि क्या इसमें अंतर है, कि हम लोग के पानी का जो केन है उसको क्यों खरीदते हैं और जो नदी का पानी उसे हम लोग क्यों नहीं पी सकते हैं, ठीक है। तो उसके पिता ने यही कहा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो सबसे उपयुक्त आंसर आपका हो जाता है वो आपका फोर्थ हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी विचार विमर्श, ठीक है, यानी कि जो प्रभावी विचार विमर्श है वो क्या है। पहला है मूल विषय से हट जाना, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, तीसरा है आलोचना शामिल करता है, चौथा है सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रभावी विचार विमर्श है वो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाता है, सहभागिता को प्रोत्साहित। हमने देखिए फ्रेंड्स आपको पहले ही बनाया जिसमें प्रतिभाग हो, सहभागी हो, वो आपका पॉजिटिव आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स आपके जो भी ऑनलाइन के प्रैक्टिस सेट में पूछे गए क्वेश्चन है काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 ने, ठीक है, कक्षा 5 ने विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। टेसी ने सुझाव दिया कि लड़कों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालना चाहिए और लड़कियों को पानी देंगे, ठीक है। कूस ने इसका विरोध करते हुए कहा, लड़कियां गड्ढा क्यों नहीं खोद सकती, कक्षा अध्यापक को इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ यानी कि जो कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, उन्होंने उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। तो जो टेसी है उन्होंने सुझाव दिया कि लड़का जो है वो गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालेगा और जो लड़कियां हैं वो पौधों को पानी देंगी। तो उसमें एक बच्चा है यानी कि जो स्टूडेंट है, एक
हुस, ठीक है, उसने विरोध करते हुए कहा कि लड़कियां गड्ढा क्यों नहीं खोद सकती। तो अब यहाँ पर आपके जो कक्षा अध्यापक है इस मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए वो आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन है हमारा पहला कि बच्चों को कहना चाहिए कि टेसी सही है क्योंकि लड़के लड़कियों से शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों से कहना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ध्यान रखती हैं इसीलिए उन्हें ही पौधों को पानी देना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कि बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद के अनुसार पौधे लगाने में अपनी भूमिका चुन सकते हैं। और चौथा है कि बच्चों को कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें कि लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा कि जो बच्चे हैं उनसे कक्षा अध्यापक को कहना चाहिए कि वे इस चर्चा मतलब यानी कि इस पर वो चर्चा करें कि लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए फ्रेंड जो सबसे पॉजिटिव आंसर है वो आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है। आपको बताना है कि जो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन है, ठीक है, उसमें जो आपका व्यापक है उसका क्या संबंध है। पहला ऑप्शन है किसी छात्र की शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से। और दूसरा ऑप्शन है आकलन में नियमितता। तीसरा ऑप्शन है सीखने की समस्याओं की पहचान। और चौथा ऑप्शन है सहपाठ्यगामी क्रियाकलापों का मूल्यांकन। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका निरंतर और व्यापक मूल्यांकन होता है तो उसमें जो व्यापक का संबंध होता है फ्रेंड्स वो फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा कि किसी छात्र के शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों वृद्धि के क्षेत्रों से व्यापक का संबंध होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल है। पहला है आपका तथ्यों की सूचना बनाना। ठीक है, तो तथ्यों की सूचना बनाना फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए जो प्रक्रिया कौशल है इसमें तो होगा नहीं। ठीक है, बी है आपका सवाल उठाना, बिल्कुल सही है। और आपका अगला ऑप्शन है परिकल्पनाएं बनाना जो कि बिल्कुल सही है। परीक्षण करना ये भी आपका सही है। ठीक है, और ई है आपका अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना, बिल्कुल सही। संवाद और क्या है अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए पहला जो है वो तो आपका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, वो आपका नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो BCDEFG, ठीक है, और H भी है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना ये भी आपका गलत है। ठीक है, ये भी जो है वो आपका नहीं होगा। और आपका जो आंकड़ों का विश्लेषण करना ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सवाल को उठाएंगे। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो हमारा बी होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि परीक्षण करेंगे। ठीक है, परीक्षण करेंगे, पहले हम लोग सवाल उठाएंगे फिर परीक्षण करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम लोग उस पर संवाद करेंगे। ठीक है, यानी कि चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। फिर उसके बाद जो उसका अवलोकन होगा उसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। उसके बाद जो है फ्रेंड्स हम लोग आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए भी आपका गलत है, सी भी गलत है और ई भी गलत है। ठीक है, यानी कि आपका बी हो गया, डी हो गया और GH। ठीक है, ये इतने आपके सही हैं। BDFGH, देखिए BDFGH यानी कि 5 आंसर इसमें से गलत है कि जो पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल ये ऐसे ही होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग सवाल उठाएंगे फिर परीक्षण करेंगे उसका, उसके बाद उस पर चर्चा यानी कि संवाद करेंगे, फिर उसके बाद उसका जो अवलोकन है उसके आधार पर निष्कर्ष में परिवर्तन करेंगे, फिर आंकड़ों का हम लोग विश्लेषण करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए BD, ठीक है, देखिए यहीं पर पहला ही ऑप्शन मिल गया BD। ठीक है, यही ऑप्शन आपका जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से आज के हम लोग 30 क्वेश्चन EVS के अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि EVS के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, जो EVS के शिक्षण है उनके लिए जो प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है क्या होगी। पहला है महंगी होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए, तीसरा है आपका छात्र केंद्रित होनी चाहिए और चौथा है आपका अवैयक्तिक होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स जो EVS की शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए फ्रेंड्स वो आपके छात्र केंद्रित होनी चाहिए जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज से
पौधा कैसे उगते हैं, ठीक है। यानी कि जो अध्यापक है वो उन्होंने विद्यार्थियों को बीज से पौधा कैसे उगते हैं पढ़ाने के लिए बीज लाने को कहा। सोहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाई। सोहा के बीज तारा के बीजों से बड़े आकार के थे। अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे। तो विद्यार्थी जो है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त होगी, ठीक है। उसमें से कौन सी जो प्रतिक्रिया है उपयुक्त होगी। यानी कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे से क्वेश्चन किया गया है कि जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों को बीज से पौधा कैसे उगते हैं ये पढ़ाने के लिए बीज लाने को कहा। तो जो सोहा और तारा है फ्रेंड्स ये दोनों ही अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाई, ठीक है। तो जो सोहा के बीज था वो तारा के बीजों से आकार में बड़ा था, ठीक है। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कि कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त होगी। चलिए पहला ऑप्शन में देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है बड़े आकार के बीजों से बड़े पौधे उगेंगे। दूसरा है छोटे आकार के पौधों से छोटे पौधे उगेंगे। और तीसरा ऑप्शन है कि बड़े और छोटे आकार के बीजों से एक जैसे आकार के पौधे उगेंगे। और चौथा है कि बीजों को बोकर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज से बड़े पौधे उगेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फोर्थ होगा कि जो बीज है उसको हम बो कर देखेंगे, ठीक है। उसको बो करके देखना पड़ेगा कि कौन से बीज से सबसे बड़े पौधे उगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। आज देखिए फ्रेंड बहुत ही तेज बारिश हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा नेटवर्क भी डाउन हो सकता है इसलिए आपको वीडियो थोड़ा सा लेट में मिल सकता है, बट कोई बात नहीं, आप लोग अपने टाइम पे पढ़ते रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको जो प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य हैं उसके महत्व के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक कार्य के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना चाहिए। दूसरा है जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना। तीसरा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा देना। और चौथा है कि छात्रों के भावात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपके प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व होता है, ठीक है, वो आपके जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स आज के हम लोग अपने ईवीएस के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि सबाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए एक गतिविधि संचालित कर रही है, ठीक है। जो सबाना है यानी कि वो टीचर है, तो वर्गीकरण पढ़ाने के लिए उसने एक गतिविधि का संचालन कर रही थी, ठीक है। तो उसने अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को विभिन्न समूहों में रखने को कहा, ठीक है। तो जो उसके जो टीचर है उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि जो वस्तुएं हैं उसको विभिन्न समूहों में रखो, ठीक है। अगला है इसी में आगे है कि रिद्धि ने चाकू और सेब को एक समूह में रखा, शबाना को क्या करना चाहिए। पहला है रिद्धि से कहना चाहिए कि चाकू धातु है और अन्य धातुओं के साथ रखा जाना चाहिए। दूसरा है कि रिद्धि से कहना चाहिए कि सेब फल और अन्य फलों के साथ रखा जाना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है कि रिद्धि से कहना चाहिए कि उसने चाकू और सेब को एक साथ एक समूह में रखा है, जो गलत है। और चौथा है कि रिद्धि से कहना चाहिए कि वो समझाए कि उसने चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा है। तो यहाँ पर आपका देखिए फ्रेंड जो सबसे उपयुक्त आंसर हो जाता है वो आपका फोर्थ होगा कि आप रिद्धि से कहिए, ठीक है, कि रिद्धि से जो टीचर है उनसे ये कहना चाहिए रिद्धि से कि वो समझाएं कि जो चाकू है और सेब है उसको एक समूह में उन्होंने क्यों रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका फोर्थ ऑप्शन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आज अपने ईबीएस के यानी कि 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए और कंटिन्यू हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए फ्रेंड्स। और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, जो भी आप लोग एग्जाम में अपने स्कोर करें वो बहुत ही अच्छे लाएँ, ठीक है। और इसी चैनल पर हम अपने कंटिन्यू हर एग्जाम की तैयारी कराते रहेंगे। आप लोगों को जिस एग्जाम की भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर चाहिए वो आप लोग हमें बताइएगा, हम आप लोगों को डेली का डेली तैयारी करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के ईवीएस की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने सीडीपी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।